तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के सभी क्लास नोट्स, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज की हमारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे जो चैनल को है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में ही जो है देखिए हमें यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4.1। सो एक्टिविटी 4.1 में आपको सबसे पहले कहा गया है कि मेक ए लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम सिंस द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग से अभी तक आपने जितनी भी चीज़ों को यूज़ किया है या कंज्यूम किया है उनकी एक लिस्ट बनाओ। तो यहाँ मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है जो हम डेली लाइफ में जो है यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गई हमारी, या मेडिसिन्स, क्लोथ्स, इसके अलावा पेंसिल, टॉयज, बस, साइकिल, बुक्स, यूटेंसिल्स, विंडोज़। आप अपने हिसाब से जो है वो लिस्ट बना सकते हैं अपने लाइफ के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद जो है यहाँ हमें कहा गया है कि कंपाइल द लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स, यानी कि आपके जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने जो लिस्ट बनाई है और आपकी जो लिस्ट है उनको आपस में आपको कंपाइल करना है, कंबाइन करना है, एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द टेबल। और उस लिस्ट को जो आपने अपनी क्लासमेट की लिस्ट के साथ कंपाइल किया है तो उसके बाद जो आपके पास आइटम्स आती हैं उनको जो है इस टेबल में जो है सॉर्ट आउट करना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इनको है टेबल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मेटल्स की बनी हुई है उनको मैंने यहाँ प्लेस किया है, जो ग्लास या क्ले से बनी है इस कॉलम में जो है प्लेस किया है, और जो बाकी हमारे रिमेनिंग आइटम्स हैं उनको इस कॉलम में प्लेस किया है। तो ऐसा करने का हमारा मोटिव, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, वो ये थी आपको ये बताना कि नेचर में जो भी हमारी चीज़ें हैं उनमें से मोस्ट ऑफ जो थिंग्स हैं वो कार्बन या फिर कार्बन के ही कंपाउंड से मिलकर जो है वो बनी हुई होती हैं। इसके अलावा जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सभी भी जो है वो कार्बन बेस है, यानी कार्बन की जो हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नोट करने वाली बात क्या है कि जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट में 0.02% जो है कार्बन प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? वो कार्बन हमारा कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम, इस फॉर्म में जो अर्थ के क्रस्ट में जो है वो कार्बन प्रेजेंट है। इसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो है 0.03% जो है कार्बन प्रेजेंट है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो देखिए 0.02% या 0.03% ये कार्बन की जो है काफ़ी स्मॉल अमाउंट है, बट इतनी स्मॉल अमाउंट होने के बाद भी जो कार्बन की इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी लार्ज है, काफ़ी इमेंस है। इसके अलावा यहाँ पे आप ये चीज़ भी नोट कर लीजिए कि जो कार्बन के कंपाउंड्स है, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज। वाई? बिकॉज जो कार्बन है ये 2 टाइप्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि कार्बन जो है इसकी टेट्रावैलेंसी है, और टेट्रावैलेंसी होने की वजह से जो कार्बन के एटम्स हैं ये कोवलेंट्स बॉन्ड्स बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ। इसके अलावा जो कार्बन के एटम्स हैं ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन के एटम्स हैं ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जो है डबल, ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड्स जो है वो बनाते हैं, वो भी ऐसे बॉन्ड जो कि हमारे काफ़ी स्टेबल होते हैं। इन 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से पहली हमारी टेट्रावैलेंसी, जिससे जो हमारे कार्बन एटम्स हैं वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या अदर कार्बन एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं, और कैटिनेशन जिसकी वजह से जो है ये स्टेबल सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं अदर कार्बन एटम्स के साथ। इन वजह से जो है कार्बन के कंपाउंड्स जो है नेचर में काफ़ी लार्ज अमाउंट में है, अराउंड 3 मिलियंस। उसके बाद चलिए कार्बन के बारे में कुछ बातें जो हैं वो जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 6, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 2,4, यानी कि कार्बन की वैलेंसी हमारी हुई 4। उसके बाद देखिए हमें पता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी एक्सप्लेन की जाती है कि वो जो आउटर मोस्ट शेल को जो है कंप्लीटली फिल करने की उसकी जो टेंडेंसी है उससे डिपेंड होती है किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी की, अपने आउटर मोस्ट शेल को जो है कितनी जल्दी जो है वो फिल कर सकते हैं एक स्टेबल फॉर्म अचीव करने के लिए, या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को
अचीव करने के लिए। अब ऐसे एलिमेंट्स जो है जो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं वो ऐसा कैसे करते हैं, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अचीव करते हैं, आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल से, या फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ताकि जो उनका आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाए और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो स्टेबल स्टेट है वो अचीव हो जाए। बट कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन के मैंने आपको बताया था ना, कार्बन की जो है टेट्रावैलेंसी है, यानी कार्बन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो है या तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो लूज करना होगा, तभी जो कार्बन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है। सो यहाँ देखिए कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर सकता है और C4 नेगेटिव एनायन जो है वो बना सकता है। बट जो कार्बन का जो न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं उसके लिए जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को जो है होल्ड करके रखना। 10 इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन 6 न्यूक्लियस के लिए जो है 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा कार्बन के न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को जो है होल्ड करना, अगर हमारा जो कार्बन का जो एटम है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है गेन करता है। दूसरी तरफ जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज भी कर सकता है और सिर्फ C4 पॉजिटिव जो है कैटायन भी फॉर्म कर सकता है। बट ऐसा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए जो है लार्ज अमाउंट में जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद 6 प्रोटॉन्स वाले न्यूक्लियस में जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमेनिंग बचेंगे। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या लूज़ करना, कार्बन इन डिफ़िकल्टीज़ को जो है ओवरकम करता है। किस तरीके से? बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और कोवलेंट बॉन्ड्स क्रिएट करता है ताकि जो वह स्टेबल स्टेट को अचीव कर सके। और ऐसा सिर्फ देखिए कार्बन के ही केस में नहीं होता, ऐसे कई जो है एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनके जो न्यूक्लियस हैं, जिनके जो एटम है काफ़ी छोटे होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, जो कि जो है आयंस नहीं बनाते, जो कि कोवलेंट्स बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और जो है कंपाउंड्स बनाते हैं और स्टेबल स्टेट को अचीव करते हैं। अब आप देखिए, आप पूछेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे क्या होते हैं, तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, जब हमारे दो एटम्स के बीच या दो किसी मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, उनसे जो बॉन्ड्स बनते हैं उन्हें हम कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। और हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे होंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। यहाँ देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे क्या होंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे ऐसे कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के सिंगल पेयर की जो है म्यूचुअल शेयरिंग हो और उनसे जो बॉन्ड बने उन्हें हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। ऐसा हमारा क्लोरीन और हाइड्रोजन के केस में होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक शेल है। अब हाइड्रोजन को अगर अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल करना है तो इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें पता है जो हमारा फर्स्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन जैसे यहाँ फिगर में शो किया हुआ है, दूसरे हाइड्रोजन एटम्स के साथ जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा कुछ इस तरीके से, जिससे तो हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम्स के साथ जो है वो ऐसे फिगर में यहाँ शो किया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, जिससे कि दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स के पास जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएंगे। उनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो स्टेबल स्टेट को जो है अचीव कर सकेंगे। तो इस तरीके की जो शेयरिंग होती है उसे हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट्स बॉन्ड्स, जो इस तरीके के जो बॉन्ड्स बनते हैं हमारे। उसके बाद देखिए अगर हम डबल कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड्स जब ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जब एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम्स के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो, उन्हें हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। जैसा कि हमारा
ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में होता है। कैसे, आप यहाँ देखिए, ये हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है। अब ये देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसकी वैलेंसी है 4 एंड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि देखिए, कार्बन को जो है हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल करने के लिए। कार्बन को जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए फिगर में कार्बन ने जो है, आप यहाँ देखिए डबल बॉन्ड्स हमारे बने हैं 1 और 2। एक ऑक्सीजन ने जो है डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट किया कार्बन के साथ, 1 2 1 2। तो कुछ इस तरीके से होगा 1 2। अब यहाँ कार्बन के पास जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? कार्बन के पास म्यूचुअल शेयरिंग के बाद हमारे यहाँ देखिए आप, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन का तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो फिल हो गया। उसी तरीके से ऑक्सीजन के पास भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ऑक्सीजन ने भी जो है वो स्टेबल स्टेट को अचीव किया। तो ये हमारे होते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। अब ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के साथ जो है डबल बॉन्ड्स क्रिएट करता है। ये देखिए, फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड एंड सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि डबल कोवलेंट्स बॉन्ड्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, जिससे कि जो हमारे पास ऑक्सीजन का जो है एक मॉलिक्यूल मिलता है हमें। और ये थी हमारे डबल कोवलेंट बॉन्ड्स और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन। इसके बाद बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स की। अब देखिए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स हैं जो फॉर्म होते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। यानी 2 एटम्स के 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जहां म्यूचुअल शेयरिंग होगी उसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स, जैसा कि हमारा नाइट्रोजन के केस में होता है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 5। तो क्या होता है, जब हमारा जो नाइट्रोजन का एटॉमिक वैलेंसी 5 है और नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ जो है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो है म्यूचुअल शेयरिंग करता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, जिससे कि जो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, और इससे जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन। सो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है जनरली ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन जो है कंटेन करते हैं। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंबाइन होने से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्हें हम जो है हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल हमारे हो सकते हैं मीथेन, इथेन। जैसे मीथेन का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, यानी इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी। तो उसके बाद आपके चैप्टर में दिया हुआ है मीथेन गैस के बारे में कि मीथेन गैस हमारी क्या होती है। तो चलिए मीथेन के बारे में बात करते हैं। मीथेन जो है वाइडली यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, एंड मीथेन इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि मीथेन जो है वो बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG का जो है एक मेजर कंपोनेंट भी है। एंड मीथेन इज आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन। यानी कार्बन के द्वारा फॉर्म किया जाने वाला सिंपलेस्ट कंपाउंड्स है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स जो है हमारा मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4 एंड ये हमारी मीथेन की देखिए फॉर्मेशन है, जहाँ पे एक कार्बन एटम्स जो है वो 4 कार्बन एटम्स के साथ जो है सिंगल बॉन्ड्स क्रिएट करता है। तो ये कुछ इस तरीके का मीथेन का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है मीथेन की फॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये आपके चैप्टर में दी हुई हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो ये होगी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है। क्यों होता है?
क्योंकि जो हमारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ना कि आयनिक बॉन्ड्स। और कोवलेंट बॉन्ड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी लो होता है। और साथ ही जो है हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। वाई? बिकॉज इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की, फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस होती है। क्योंकि देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, ना तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसमें जो है कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से जो है ना ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ना तो आयंस की फॉर्मेशन होती है और ना ही हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी वजह से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। इसके बाद देखिए कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करें तो कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एलोट्रोप्स असल में होते क्या हैं। तो देखिए एलोट्रोप्स द फिनोमेना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रोफी। यानी कि जब हमारा कोई एलिमेंट जो है 2 या 2 से ज़्यादा का अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करे, बट उन सभी स्टेट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एलोट्रोपी। अब जैसे कार्बन के केस में बात करें तो कार्बन के जो बेसिकली मेन एलोट्रोप्स हैं जो आपके चैप्टर में आपको रीड करने हैं, आपको उनके बारे में जो है नॉलेज गेन करनी है, एग्जाम में लिखना है, वो है हमारे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, जिसमें हमारा जो वन ऑफ द मेन फुलरीन है वो है बकमिंस्टर फुलरीन। उसके बाद देखिए एलोट्रोप्स के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जो हमारे एलोट्रोप्स हैं दे आर जनरली डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, जैसे कि कलर या हार्डनेस। सभी का जो एलोट्रोप्स है उनका कलर या उनकी हार्डनेस डिफरेंट हो सकती है, एंड दे मे आल्सो डिफर इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर और केमिकल एक्टिविटी, यानी कि जो उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो भी डिफर हो सकता है, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग सभी की जो है वो सेम होती हैं। अब जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट या बकमिंस्टर फुलरीन, इनका अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो इनका केमिकल फॉर्मूला सभी का होता है C, बट इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, जिसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। तो देखिए जो डायमंड है, डायमंड में हर कार्बन एटम जो है वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है, जिससे कि हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है। अब आपको पता है नेचर में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है वो हमारी ट्रायंगल शेप होती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो शेप होती है वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग शेप होती है। और कार्बन के आइटम्स जो हैं वो डायमंड के केस में कुछ इस तरीके की शेप जो है, ये देखिए यहाँ फिगर में ये हमारा जो है डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर की वजह से जो है इसकी फॉर्मेशन की वजह से जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है नेचर में। डायमंड जो अभी तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसकी हमें नॉलेज है। और डायमंड जो हमारा क्या है, ये एक इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि डायमंड में जो है इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ना ही आयंस की फॉर्मेशन होती है। डायमंड जो है कोवलेंट बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं डायमंड में, कार्बन के 3D स्ट्रक्चर बनता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से डायमंड जो है एक इंसुलेटर है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस होने की वजह से डायमंड इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। डायमंड का यूज जो है कटिंग और रॉक्स में ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। डायमंड जो है दिखने में जो है लाइट को काफ़ी ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब करता है, काफ़ी ब्राइट, काफ़ी शाइनी होता है, एंड दैट इज़ वाई डायमंड का यूज़ जो है वो ज्वेलरी मेकिंग में भी किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखिए ग्रेफाइट की बात करें, नाउ इन ग्रेफाइट जो है ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। अब देखिए डायमंड के केस में क्या था, हर कार्बन एटम जो है वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया था और उनमें 3D स्ट्रक्चर बनी थी। बट ग्रेफाइट के केस में क्या हुआ, एक कार्बन एटम्स ने 3 कार्बन एटम्स के साथ जो है वो बॉन्डिंग क्रिएट की।
अब यहाँ पे जो डिफरेंस आता है इस वजह से जो एक कार्बन एटम है वहां पे डबल बॉन्ड बनता है ताकि जो है कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो सके। और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमारा, और लेयर बाय लेयर होती हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स की, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जिससे कि जो हमारी ये लेयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है स्लिप भी हो सकती हैं। और इस स्लिपरी नेचर की वजह से जो ग्रेफाइट है ये स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है, जो कि देखिए एक एक्सेप्शनल केस है। हमारी मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो है वो सभी इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, बट ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन केस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और ऐसा ग्रेफाइट के इस हेक्सागोनल स्लिपरी स्ट्रक्चर की वजह से होता है। उसके बाद देखिए बात करें अगर हम बकमिंस्टर फुलरीन की, तो जो बकमिंस्टर फुलरीन जो है हमारा, दे आर द अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। ये कार्बन एलोट्रोप्स की जो है एक अलग ही क्लास है। द फर्स्ट वन इज टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60, जिसे हम बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से भी जानते हैं, विच हैज 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल। हमारा जो ये बकमिंस्टर फुलरीन है जो कि C60 है, इसमें क्या होता है, इसमें जो 60 कार्बन एटम्स है ये आपस में अरेंज होते हैं एक फुटबॉल की शेप में। इसी वजह से जो है इसको जो है C60 के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा ये बकमिंस्टर फुलरीन है ये रूम टेम्परेचर पे डार्क कलर का एक सॉलिड होता है। नाउ यहाँ पे नोट करने वाली बात आपके लिए क्या है कि सिंस दिस जो हमारे ये फुलरीन का जो डिज़ाइन है जियोडेसिक डोम, इसका डिज़ाइन जो है ये लुक लाइक है जियोडेसिक डोम डिज़ाइन बाय US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। यानी कि बकमिंस्टर फुलर ने जो डोम डिज़ाइन किया था कुछ इस तरीके की शेप है हमारे इस फुलरीन की, एंड उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था फुलरीन या फिर बकमिंस्टर फुलरीन। तो अब आपको पता लगा कि बकमिंस्टर फुलरीन हम इसको क्यों कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन हमारे चैप्टर में। सो देखिए द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन वाज एस्टिमेटेड टू अबाउट 3 मिलियन। यानी कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनका जो फॉर्मूला है वो हमें नोन है, वो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 3 मिलियन के अबाउट जो है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ड्यू टू द फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन के जो इतने लार्ज नंबर में जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो नेचर में कार्बन के इस नेचर की वजह से है। किस नेचर की वजह से कि कार्बन जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है और टेट्रावैलेंस प्रॉपर्टी को शो करता है। अब आप पूछेंगे कैटिनेशन हमारा क्या होता है, तो देखिए द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक स्ट्रेट लॉन्ग ब्रांच्ड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड कैटिनेशन। यानी कि जब कोई एलिमेंट जैसे कि कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जो है लिंक हो या कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू लिंक हो, किसके थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जो है लिंक हो, बॉन्ड्स बनाए और जो है डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जैसे कि स्ट्रेट स्ट्रक्चर या ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट साइजेस में हो, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। जैसे कि कार्बन एटम भी है, ये हमारा क्या करता है, ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिससे कि हमें डिफरेंट टाइप के जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो हमें नेचर में जो है वो मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसा क्यों होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, वाई, सबसे पहले द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि कार्बन एटम्स का जो साइज है वो काफ़ी स्मॉल है, इसीलिए जो है ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा कार्बन एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन क्यों नहीं कर सकता, क्यों वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। रीज़न यही था कि कार्बन का जो है एटम का उसका स्मॉल साइज है और जो स्ट्रेंथ है कार्बन कार्बन बॉन्ड की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं या जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। इसके बाद देखिए अगर टेट्रावैलेंसी की बात की जाए तो देखिए जो कार्बन है इसकी वैलेंसी है 4
एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्बन जो हमारा कैपेबल है 4 डिफरेंट एटम्स के साथ जो है बॉन्ड्स बनाने के लिए, और साथ ही कार्बन जो है वो मोनोवैलेंट एटम्स जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, इनके साथ भी जो है वो बॉन्ड्स क्रिएट कर सकता है। और इसी वैलेंसी की वजह से जो है कार्बन एक लार्ज अमाउंट में जो है सेल्फ लिंकिंग तो है कार्बन की कोवैलेंसी नेचर जैसे कैटिनेशन की वजह से, बट टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी बॉन्ड क्रिएट करता है। और ये दो प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं कार्बन के नेचर में इतने ज़्यादा अमाउंट में जो कंपाउंड है उनकी एग्जिस्टेंस के लिए। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए इसका मतलब है कि कार्बन एटम्स आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टेंस इन 2 और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी कि कार्बन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, बट कार्बन जो है डिफरेंट एक ही सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पे 2 या 2 से ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला को शो कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये एक और ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन एटम्स की जो हेल्प करती है कार्बन के लार्ज अमाउंट में जो है कंपाउंड्स होने की वजह से। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए, ये यहाँ बताया भी हुआ है कि ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे अब ये हमारा पेंटीन है, पेंटीन हमारा देखिए कार्बन का ही एक एटम है पेंटेन, जो कि 3 टाइप के आइसोमर शो करता है, यानी 3 अलग अलग टाइप के कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्म मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C5H12। बट स्ट्रक्चर देखिए यहाँ, सबसे पहले आप ये देखिए, ये है एन पेंटेन, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 है। ये हमारा है आइसोपेंटेन, जिसे आप 2-मिथाइल ब्यूटेन भी कह सकते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर, जिसे आप 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों जो है ये हमारे पेंटेन के ही आइसोमर्स हैं, तीनों का ही केमिकल फॉर्मूला जो है ये हमारा C5H12 है, बट ये तीनों ही जो है डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हमारे हो गए। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से भी जो है कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में जो है नेचर में प्रेजेंट हैं। आइसोमर्स के बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके चैप्टर में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये देखिए, ये डेफिनेशन आपको दी हुई है, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर जॉइंड विद सिंगल बॉन्ड्स ओनली आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। यानी कि ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें जो कार्बन के एटम्स हैं वो आपस में सिंगल बॉन्ड्स से ही जो है कंबाइन हो। जैसे कि एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स के केसेस में क्या होता है, कार्बन एटम्स जो हैं सिंगल बॉन्ड्स में आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उनको हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कह सकते हैं। एल्केन्स में हमारे क्या क्या आते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी हमारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं। देखिए यहाँ मीथेन, इथेन या प्रोपेन तीनों के ही आपको जो है स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं फिगर में। तीनों में ही अगर आप देखेंगे तो सभी में कार्बन एटम्स के और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स है, ये देखिए कार्बन के बीच में, मीथेन में तो हमारे पास सिंगल कार्बन एटम है, बट इथेन में और प्रोपेन में देखिए यहाँ 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ 3 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऐसा जब जब हमारा होता है तो हम उनको कह सकते हैं कि वो हमारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं। दूसरी तरफ ये देखिए अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होंगे। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स those carbon compounds in which 2 carbon atoms are joined with 1 double or triple bond is called unsaturated। यानी कि अगर कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होंगे, जैसा कि हमारा एल्कीन्स या एल्काइंस के केस में होता है। जैसे कि ये देखिए इथीन या इथाइलिन, जिसका ये देखिए यहाँ कार्बन एटम्स के बीच में है डबल बॉन्ड, और इथाइन में देखिए कार्बन एटम्स के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ देखिए प्रोपीन में डबल बॉन्ड है और प्रोपाइन में यहाँ देखिए कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें क्या करना है, हमें कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग देखनी है, हमें हाइड्रोजन एटम्स के बीच में दूसरे किसी एटम के बीच बॉन्डिंग नहीं देखनी।
हमें सिर्फ देखना है कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होंगे, अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या डबल बॉन्ड आ जाए तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे होंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपकी बुक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस जो हैं। एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस हमारे क्या होते हैं। सबसे पहले आपके पास है एल्केन्स। तो एल्केन्स की बात करते हैं। तो एल्केन्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो आपस में कंबाइन होते हैं वो होते हैं कुछ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, CnH2n+2 जो कि हमारा एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है। इसके अलावा इन एल्केन्स द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड्स, जो कि हमारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की डेफिनेशन थी, वही डेफिनेशन हमारी एल्केन्स की होती है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि एल्केन्स के केसेस में जो कार्बन एटम्स हैं वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है आपस में कंबाइन होते हैं। एंड हमारे जितने भी एल्केन्स है सबके एंड में जो सफिक्स लगता है वो लगता है एन, जैसे कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जैसे यहाँ देखिए फॉर्मूले आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, सभी में जो कार्बन एटम्स हैं ये आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं और जैसा आपका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। कैसे, ये देखिए, अगर हमारे पास कार्बन एटम है 1 यानी N=1 तो हाइड्रोजन एटम हमारे कितने होंगे, यहां अगर हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे 4। उसी तरीके से अगर हमारे पास कार्बन एटम है 2 और 2 की वैल्यू N की अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे 6, जो हमारे इथेन में होते हैं। उसी तरीके से अगर हम हमारे पास प्रोपेन जिसमें कार्बन के 3 एटम्स हैं तो अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें, कार्बन एटम्स 3 है हमारे पास, तो हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास होगी 8। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। तो देखिए एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, यानी अगर कार्बन का एक एटम है तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के एटम जो है वो कार्बन के एटम्स के डबल होंगे। इसके अलावा एल्कीन्स के केसेस में क्या होगा, जो कार्बन एटम्स हैं उसमें कहीं मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। एंड जब हम उनकी नेमिंग करेंगे तो उनके एंड में जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा इन, जैसे कि इथीन, प्रोपीन एटसेट्रा हमारे हो सकते हैं, ब्यूटीन। और यहाँ देखिए सभी के बीच में एक कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स माफ़ कीजिएगा हमारे ऐसे हैं जिनके बीच में एक डबल बॉन्ड है, जिससे कि हमें पता लग सकता है कि ये हमारे एल्कीन्स हैं और साथ ही इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स भी हैं। उसके बाद अगर हम एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, यानी कि अगर कार्बन के हमारे पास जो है 4 एटम्स हैं या 2 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो कार्बन के एटम्स के डबल से 2 कम होंगे। और साथ ही जो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। अगर हम एल्काइंस की नेमिंग करेंगे तो जो सफिक्स आएगा वो आएगा आइन, जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। यहाँ देखिए 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर है, जिससे कि हमें पता लगे कि ये हमारे एल्काइंस हैं। और सभी के फॉर्मूला की बात करें तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ कार्बन के हैं 3 एटम्स तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 3 का डबल 6 -2 4। तो आप यहाँ देखिए काउंट कर सकते हैं प्रोपाइन के स्ट्रक्चर में कि हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम है। तो कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं एल्काइंस में। और एक कार्बन एटम ऐसा जरूर होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो साथ ही आप ये भी नोट कर लीजिए कि जो हमारे एल्काइंस हैं या फिर हमारे एल्कीन्स हैं ये हमारे हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और जो हमारे एल्केन्स हैं ये है हमारे सैचुरेटेड कार्बन। इसके बाद देखिए आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हमारा फंक्शनल ग्रुप का, कि हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो देखते हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स
प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी कि एटम या एटम्स का ऐसा ग्रुप जो किसी मोलिक्यूल में प्रेजेंट हो और उस मोलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करे, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ये देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपको, जैसे कि अगर किसी में क्लोरीन या ब्रोमीन प्रेजेंट हो तो वो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होगा, क्लोरो या ब्रोमो। अगर OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो हमारे होंगे एल्कोहल्स। CHO या COH माफ कीजिएगा, COH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो हमारे होंगे एल्डेहाइड। CO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो कीटोन्स, और COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो हमारे होंगे कार्बोजाइलिक एसिड। ये ग्रुप्स जो है ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए आपको यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है ताकि आप और अच्छे से समझ में आए स्ट्रक्चर के साथ। ये देखिए, अगर मीथेन में एक हाइड्रोजन एटम की जगह पे क्लोरीन प्रेजेंट हो तो उसकी जो नेमिंग है वो चेंज हो जाएगी, वो हमारा होगा क्लोरोमीथेन। ये जो इसमें ब्रोमीन, जो हमारा ब्रोमोमीथेन है या क्लोरोमीथेन है, यानी कि जो हमारे क्लोरो या ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपाउंड है उसके नेम से पहले जो है फंक्शनल ग्रुप का नेम आता है और उससे हम जो है उसके अकॉर्डिंग जो है नेमिंग करते हैं। बट अल्कोहल्स के केस में देखिए, अल्कोहल्स के केस में क्या है, हमारे पास सफिक्स लगता है OL कंपाउंड के नाम के बाद। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मीथेन में एक हाइड्रोजन एटम की जगह पे अल्कोहल हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप OH वो लग गया, जिससे कि ये हमारा मीथेन अब हो गया है मिथेनॉल, एक अल्कोहल में जो है कन्वर्ट हो गया है। और हम इसे नेमिंग करेंगे मीथेन प्लस OL, मिथेनॉल। उसी तरीके से ये देखिए कार्बोजाइलिक एसिड्स हैं हमारे, इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए एक ये हमारा हाफ मीथेन का जो है कंपाउंड है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा COOH, CH3COOH। तो अब ये हमारा क्या बन गया, मीथेन प्लस कार्बोजाइलिक एसिड में हमारा क्या होता है, जो सफिक्स लगता है वो लगता है नोइक एसिड, जो कि अगर हम मीथेन से कंबाइन करेंगे तो हमारा हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। उसी तरीके से देखते हैं आगे एल्डेहाइड्स में। तो एल्डेहाइड्स में फंक्शनल ग्रुप हमारा लग जाता है, मैंने आपको बताया था COH। अब देखिए एक कार्बन एटम्स, जहां एक कार्बन एटम होगा वहां लगेगा मिथ, और एल्डेहाइड में जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो होता है AL, अल्कोहल्स में OL और एल्डेहाइड्स में AL। तो मीथेन प्लस AL मिथेनल, ये इसकी नेमिंग होगी। उसी तरीके से कीटोन्स में जो हमारा सफिक्स लगता है वो लगता है ओन, जैसे कि ये देखिए, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा CO। तो 3 कार्बन एटम्स यानी कि प्रोप, और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप यानी कि ओन, तो ये हमारा होगा प्रोपेनोन। उसके बाद देखिए, तो बेसिक नेमिंग थी। इसके बाद होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो देखिए, इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट पोजेस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CS2 यूनिट और 14 मास यूनिट्स आर नोन एज होमोलोगस सीरीज। यानी कि ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज जिसमें जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस हो CS2 यूनिट या फिर 14 मास यूनिट का, और फंक्शनल ग्रुप सबका सेम हो, उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे कि देखिए एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज देखिए आप, इथेन मिथेन, माफ कीजिए, मिथेन और इथेन में डिफरेंस कितना है, CH2 का। यहाँ इथेन में जो है मिथेन से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हैं, दोनों का ही फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों ही एल्केन्स हैं। तो ये जो है एक होमोलोगस सीरीज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अगला देखिए, अगला सक्सेसिव मेंबर क्या है हमारा, प्रोपेन। तो इथेन और प्रोपेन में कितना डिफरेंस है, CH2 यूनिट मास का। उसी तरीके से ये हमारी एल्कीन्स और ये हमारी एल्काइंस की जो है होमोलोगस सीरीज हैं। तो चलिए देखिए आगे बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की
करेक्टरिस्टिक्स की, होमोलोगस सीरीज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो किसी भी होमोलोगस सीरीज के जो भी हमारे मेंबर्स हैं हम उनको जो है एक कॉमन फॉर्मूला के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एल्केन्स की मैंने आपको होमोलोगस सीरीज बताई थी ऊपर, तो इसकी पूरी सीरीज का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। उसी तरीके से देखिए, आपको पता है कि एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स का फॉर्मूला CnH2n होगा, एल्काइंस का फॉर्मूला CnH2n-2 होगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये यानी कि बेसिकली क्या है कि होमोलोगस सीरीज में हम जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं हम उनको एक ही फॉर्मूला के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर्स के बीच जो हमारे एक सीरीज में जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा CH2 मास यूनिट का। और होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सभी की सेम होंगी, उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी होमोलोगस सीरीज की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपको समझने वाला काफ़ी, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की जो नेमिंग है वो कैसे होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास एक कार्बन एटम्स है तो जो हमारा प्रीफिक्स लगेगा वो लगेगा मिथ। जितने भी कंपाउंड्स हमारे होंगे अगर वहाँ पे हमारे पास सिंगल कार्बन एटम्स है तो वहाँ हमारा मिथ जो है नेमिंग में वो जरूर लगेगा। अगर कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारे होंगे एल्केन्स, यानी कि जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा एन। अब अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही एटम प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो और सिंगल बॉन्ड है तो नेमिंग क्या होगी, मिथ प्लस एन, मिथेन। दो कार्बन एटम प्रेजेंट हैं यानी कि इथ, और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स हैं और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारा होगा इथेन। यहाँ आपका एग्जांपल देखिए, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं और है सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा हो जाएगा इथेन। उसी तरीके से अगर तीन कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो वहां नेमिंग में प्रोप जरूर आएगा। एल्केन्स होंगे तो सिंगल बॉन्ड होगा और वो हमारा हो जाएगा प्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड होता यहाँ कहीं पे तो वो हमारा प्रोप इन हो जाता, या फिर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो नाम चेंज होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसी तरीके से अगर 4 कार्बन एटम्स हैं तो 4 कार्बन एटम्स यानी कि नेमिंग में आएगा ब्यूट। एल्केन्स है तो एन, एल्कीन्स है तो इन, एल्काइन है तो आइन। बट यहाँ पर स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो सिंगल बॉन्ड एल्केन का दिया है तो इसका नेम हमारा होगा ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो सफिक्स जो लगेगा वो लगेगा, प्रीफिक्स माफ कीजिएगा, पेंट, एंड प्लस में आएगा एल्केन्स है तो एन और नेमिंग होगी पेंटेन। 6 कार्बन एटम्स के केस में जो वर्ड रूट होगा, जो बेसिक मेन नेमिंग स्ट्रक्चर में आएगा वो होगा हेक्स। एल्केन्स है तो एन, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो नेम सीधा ही हो जाएगा हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। बट देखिए कई बार क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड के साथ साथ जो है फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। बट पहले बात करते हैं डबल बॉन्ड की। फंक्शनल ग्रुप से पहले अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन एटम्स के बीच में तो देखिए नेमिंग कैसे होगी। देखिए 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, मैंने आपको बताया है 2 कार्बन एटम्स यानी कि ईथ। सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन। अब यहाँ देखिए यहाँ है डबल बॉन्ड और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं तो ये हमारा नाम होगा इथ प्लस इन, इथीन। अगर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हों तो प्रोप, और एक डबल बॉन्ड है यानी कि एल्कीन्स यानी कि इन तो प्रोप प्लस इन, प्रोपीन। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो कैसे नेमिंग होगी। ट्रिपल बॉन्ड में हमारा आएगा आइन, तो आइन, और ये देखिए फिगर में क्या है 2 कार्बन एटम्स यानी कि इथ, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस, एल्काइंस यानी कि आइन यानी कि इथ प्लस आइन, इथाइन। 3 कार्बन एटम्स प्रोप, एक ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन यानी कि आइन, और कोई अनदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो नेमिंग में सिर्फ हम ट्रिपल बॉन्ड्स एंड कार्बन एटम्स के बेसिस पर ही नेमिंग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। बट क्या हो
अगर बीच में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन या ब्रोमीन, तो जो क्या होगा, जो नेमिंग होगी उसमें हम प्रीफिक्स को ऐड करेंगे क्लोरो और ब्रोमो को। जैसे कि देखिए एक कार्बन एटम्स यानी कि मेथ, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो यानी कि प्रीफिक्स में आ जाएगा क्लोरो, और सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन यानी कि एन, तो पूरा नेम क्या हुआ, क्लोरोमीथ एन। उसी तरीके से देखिए अगर दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो ईथ, तो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है तो नेम से पहले प्रीफिक्स क्लोरो। एक डबल बॉन्ड है यानी कि एल्कीन यानी कि ईन, तो ये हमारा होगा क्लोरोईथीन, क्लोरोइथीन। उसी तरीके से देखिए ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप में देखें तो क्या देखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यानी कि एल्काइन यानी कि लास्ट में आएगा आइन। टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 3, यानी कि प्रोप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, ब्रोमीन, यानी कि प्रीफिक्स में क्या आएगा, ब्रोमो। तो कंप्लीट नेम क्या हुआ इसका, ब्रोमो प्लस प्रोप प्लस आइन, ब्रोमो प्रोपाइन। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए अगर अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो अल्कोहल्स में क्या होता है, सफिक्स लगता है नेम के एंड में फंक्शनल ग्रुप का जो नेम है, जैसे कि ओल है। तो अब ये देखिए सिंगल कार्बन एटम्स मेथ, सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन यानी कि एन। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अल्कोहल OH, यानी कि नेम के लास्ट में क्या लगा, ओल, तो मिथ प्लस एन प्लस ओल, मिथेनॉल। उसी तरीके से अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो नेमिंग में क्या आएगा, AL। सिंगल कार्बन एटम होगा तो मेथ, सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, CHO, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा होया मिथेनल। उसी तरीके से ये देखिए दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे तो ईथ, कार्बन एटम्स की जो बॉन्डिंग क्या है, सिंगल यानी कि एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, एल्डिहाइड यानी कि AL, तो पूरा नाम क्या बना, इथ प्लस एन प्लस एल, इथेनल। उसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन्स का। तो कीटोन्स के केसेस से फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके का प्रेजेंट होगा, CO। अब ये देखिए 3 कार्बन एटम्स प्रोप, फंक्शनल ग्रुप आपको जरूर चेक करना है, तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है CO, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, ओन, क्योंकि ये हमारे हुए कीटोन्स। एंड कार्बन एटम्स के पीछे बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, यानी ये हमारे होंगे एल्केन्स यानी कि एन। तो प्रोप प्लस एन प्लस ओन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ये हमारा इस पूरे कंपाउंड का जो है नेम होगा। उसी तरीके से देखिए अगर कार्बोजाइलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो उसकी नेमिंग कैसे होगी, सिंगल कार्बन एटम मिथ, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड यानी कि एन। एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोजाइलिक एसिड यानी कि नोइक एसिड, जो है वो नेम के लास्ट में जरूर लगेगा, तो मिथ प्लस एन प्लस नोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। उसी तरीके से अगर दो कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो इथ, सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोजाइलिक एसिड का यानी नोइक एसिड, तो ये हमारा होगा इथेनोइक एसिड। कुछ इस तरीके से जो है हम कार्बन एटम्स की जो है नेमिंग वो कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके जो चैप्टर में दी हुई है वो है कंबशन। सो कार्बन कंपाउंड्स का जो कंप्लीट कंबशन है उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। जैसे यहाँ देखिए यहाँ दी हुई है, अगर आप सिर्फ कार्बन का कंबशन करेंगे तो उससे भी आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, बट अगर हम कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन करेंगे, जैसे कि मीथेन है, मीथेन का हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन किया तो इससे हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। अगर हमने यहाँ देखिए इथेनॉल, इथेनॉल का हमने जब कंबशन किया इससे हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो यानी कि क्या है कि कार्बन का जब भी कंप्लीट कंबशन होगा तो कंप्लीट कंबशन में हमें इन चारों में से ही जो है
मिलेगा, अलग से कुछ नहीं मिलेगा कार्बन कंपाउंड से कंबशन में। इसके बाद 2 टॉपिक कंबशन में ही दिए हुए हैं आपकी बुक में। फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है जब ये बर्न होते हैं देन बर्न विद ए ब्लू फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। यानी कि जब हमारे सैचुरेटेड कार्बन्स को हम बर्न करेंगे और ऑक्सीजन की जो है सफिशिएंट सप्लाई प्रेजेंट होगी तो हमें मिलेगी ब्लू फ्लेम। बट अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है या ऑक्सीजन है देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स एंड फॉर्म ए सूटी फ्लेम। उसके बाद अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो जब हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं देन दे बर्न विद ए येलो स्मोकी फ्लेम, यानी येलो कलर की स्मोकी फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कंबशन से। इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। द गैस एंड केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट फॉर एयर सो दैट दे बर्न टू गिव क्लीन ब्लू फ्लेम। यानी कि जो गैस और केरोसिन ऑयल हैं ये हमारे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब ये बर्न होते हैं तो क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है क्योंकि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमें इन्हें मिल जाती है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, क्योंकि जो हमारे कोल और पेट्रोलियम है इनमें जो है नाइट्रोजन और सल्फर जो है ये प्रेजेंट होता है और इसीलिए अगर हम कोल और पेट्रोलियम का जब कंबशन करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एंड क्या प्रोड्यूस होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जो कि हमारे एयर पोल्यूशंस के लिए मेजर पोल्यूटेंट है। यानी कि जब हमारा एयर पोल्यूशन है उसमें अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करें तो जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं वो है नाइट्रोजन और सल्फर, जो कि कोल एंड पेट्रोलियम के कंबशन से जो है प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद सेकंड केमिक कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव इथेनोइक एसिड। यानी कि अगर हम इथेनॉल का जो है ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में, जो कि हमारे होंगे या तो KMnO4 या फिर K2Cr2O7, इनकी प्रेजेंस में अगर हम इथेनॉल का जो है ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड। अब आप पूछेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल तो दिए बट डेफिनेशन नहीं दी, तो चलिए देखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी कंपाउंड में जो है ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो इथेनॉल है इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड हुई है जिससे हमें इथेनोइक एसिड जो है वो मिला है। तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे उन्हें हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे कि इस रिएक्शन में यहाँ देखिए लिखा हुआ है इन द अबव रिएक्शन एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों ही जो हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिन्होंने इथेनॉल में ऑक्सीजन को ऐड किया यानी इसको कन्वर्ट किया इथेनोइक एसिड में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी वो है एडिशन रिएक्शन। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन in the presence of catalyst like nickel and palladium to give saturated hydrocarbons and such reactions are known as addition reactions। यानी कि देखिए जब हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें हम कैटालिस्ट्स की हेल्प से जो है हाइड्रोजन को ऐड कर दें जिससे हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल जाएं तो उन रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये आपको जो है रिएक्शंस दी हुई हैं, जहाँ देखिए हमने इथीन है हमारा, इथीन में हमने निकल कैटालिस्ट की हेल्प से जो है हाइड्रोजन को ऐड किया जिससे हमें मिला इथेन। और आपको पता है कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके बाद आप पूछेंगे कि कैटालिस्ट्स क्या होते हैं। सो कैटालिस्ट की डेफिनेशन है कि substances that cause a reaction to occur or proceeds to a different rate without consuming
इन इट, यानी कि देखिए यहाँ देखिए निकेल ने क्या किया, निकेल ने इस रिएक्शन में जस्ट हेल्प की, बट निकेल ने जो है इसमें पार्ट नहीं लिया, कंज्यूम नहीं हुआ। जो एंड प्रोडक्ट है उसमें हमें निकेल नहीं मिला, निकेल जो है वैसे का वैसा ही रहेगा, बस निकेल ने हेल्प की रिएक्शन की रेट में चेंजेस के लिए एक कैटालिस्ट के रूप में। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को प्रोसीड होने में हेल्प करें विदाउट कंज्यूमिंग इन इट, उनको हम कहते हैं कैटालिस्ट। इसके बाद आपके चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है हमें एडिशन रिएक्शन में, वो था हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अब देखिए आपको मैंने बताया था एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें भी क्या होता है, एडिशन रिएक्शन ही होती है। वेजिटेबल ऑयल्स जो है ये हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं, तो इनमें अगर हम कैटालिस्ट की हेल्प से जो है उनको वेजिटेबल घी में जब कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड में जो कन्वर्ट करते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो कि हमारी एक एडिशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। और हम कैसा करते हैं, हम वेजिटेबल ऑयल में जो है निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, देखिए ये जो हमें ऊपर ये दिया हुआ है ना ये कंपाउंड, ये हमारा अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंट में, जिससे हमें जो ये मिला है ये कंपाउंड, ये हमारा है वेजिटेबल घी, जो कि हमारा है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और ये जो हमारा हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल है ये भी हमारा एडिशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी हमारी, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी कि देखिए इसमें क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ एटम्स यानी कि एटम्स के ग्रुप या फिर एक सिंगल एटम्स की हेल्प से जो है किसी कंपाउंड से जो है हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट हुई। जैसे यहाँ देखिए यहाँ मीथेन में क्लोरीन एटम की हेल्प से क्या हुआ, हमने यहाँ क्लोरीन एटम की हेल्प से एक हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट करी, जिससे हमें मिला क्लोरोमीथेन, और हमारा जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस होके यहाँ उसने अलग कंपाउंड बना लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि एक हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट हुई किसकी वजह से, कार्बन मोलिक्यूल क्लोरीन मोलिक्यूल माफ कीजिएगा, या फिर क्लोरीन मोलिक्यूल की हेल्प से। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये होती है ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही। जितने भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन्स हैं वही हमारे जो है अंडरगो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। और ये आप नोट कर लीजिए, जितने ही हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जो रिएक्शन में जाते हैं वो होती हैं हमारी एडिशन रिएक्शंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो आपके चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, पहला कार्बन कंपाउंड्स दिया है इथेनॉल। इथेनॉल जिसे कॉमनली हम इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एन इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड इज इट कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, इसको हम जो है अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं सिंपली। वाई, बिकॉज इट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। हमारी जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, जो शराब्स या वाइन्स हैं, उन सब का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो हमारा होता है इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। इसके बाद देखिए कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस। यानी कि अगर आप इथेनॉल की जो है स्मॉल अमाउंट भी कंज्यूम करेंगे तो उससे जो आपका ड्रंकनेस यानी कि नशा जो है वो फील होगा, चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में। बट यहाँ देखिए यहाँ लिखा है हाउ एवर इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कैन बी लीथल। देखिए क्या होता है, जो इथाइल अल्कोहल जिसका जो है ड्रिंक्स में यूज किया जाता है वो डाइल्यूट होता है, प्योर नहीं होता। बट अगर आप 100% प्योर या 98 या 99% प्योर इथेनॉल को अगर आप कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए जो है काफ़ी लीथल यानी कि जानलेवा यानी कि हानिकारक हो सकता है। उसके बाद इथेनॉल की थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है
इट इज़ ए गुड सोलवेंट एंड ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। ये अच्छा सोलवेंट है और इसका जो है मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। कौन सी मेडिसिन में? टिनक्योर, आयोडीन, कफ सिरप्स एटसेट्रा, जितने भी हमारी मेडिसिन हैं या जितने भी मोस्टली हमारे जो कफ सिरप्स होते हैं सभी में जो है इथाइल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इथेनॉल की यहाँ आपको दो रिएक्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट है इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ। सोडियम के साथ अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन करेंगे तो उससे क्या होता है, उससे हमें जो है सोडियम इथोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। साथ ही आप नोट कर लीजिए कि जितने भी हमारे अल्कोहल्स हैं अगर हम इन्हें सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे सभी इथेनॉल अल्कोहल्स को तो सभी केसेस में जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी या रिलीज होगी। उसके बाद अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन करवाएं, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इथेनॉल की कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं, देखिए क्या लिखा है, हीटिंग इथेनॉल एट 443 K विद एक्सेस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथेन। यानी कि क्या होगा, जब इथेनॉल को आप जो है हॉट या कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोस ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप हीट करेंगे, किस टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे आप इसको हीट करेंगे, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि इससे जो वाटर है हमारा वो इवेपोरेट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इथेन। इसी रिएक्शन से ही जो है आपके पास एक कंसेप्ट आएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हुआ है, किसी कंपाउंड ने जो है वाटर को जो है लूज किया है। सो सब्सटेंसेस विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल, या फिर हम कहेंगे अल्कोहल से जो सब्सटेंस वाटर को रिमूव करते हैं उन्हें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं, अभी मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, क्या होगा, हमारा जो इथेनॉल है वो वाटर को रिलीज कर देगा या वाटर जो है रिमूव हो जाएगा हमारे इथेनॉल से और हमें क्या मिलेगा, इथेन है। यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी अल्कोहल से वाटर को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहीं से जो है अल्कोहल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। फर्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड। सो देखिए व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड, तो उससे क्या होगा, उससे होगी ड्रंकनेस। जब आप इथेनॉल की लार्ज अमाउंट या लार्ज क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे तो ड्रंकनेस होगी, नशा चढ़ेगा, एंड इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस। इससे जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा एंड जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये डिप्रेस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे कि जो है मेंटल कंफ्यूजन, ड्रोजीनेस, उसके अलावा लोअरिंग ऑफ नॉर्मल एम्बिशन एक्सेट्रा, ये कुछ तरीके की जो हमारी इफ़ेक्ट्स हैं, ये इफ़ेक्ट्स होंगे किसके, जब आप इथेनॉल को एक लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे। और इससे क्या होगा, जिसने कंज्यूम किया है, जो इंडिविजुअल है, द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड बट डज नॉट रियलाइज दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। यानी कि जिसने इथेनॉल को कंज्यूम किया है वो रिलैक्स तो फील करेगा बट वो ये रियलाइज नहीं कर पाएगा कि उसकी जो जजमेंट की सेंस है या फिर उसकी जो सेंस ऑफ टाइमिंग है या उसका जो मसल कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ, इम्पेयर हो चुका है। कब, जब हमने इथेनॉल को कंज्यूम किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन मिथेनॉल इज कंज्यूम। देखिए मिथेनॉल जो है ये भी इथेनॉल की तरह अल्कोहल है, बट अगर आप मिथेनॉल को कंज्यूम करेंगे देन मिथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। यानी मिथेनॉल जो है ये काफ़ी पॉइजनस है और अगर आप इसकी स्मॉल क्वांटिटी को भी अगर आप कंज्यूम करेंगे तो डेथ हो सकती है। क्योंकि क्यों, वाई रीज़न, मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है ये लीवर में जो है
ऑक्सीडाइज होके मीथेनल जो है ये प्रोड्यूस करता है। और जो मीथेनल है ये जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में उनके कंपोनेंट्स के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है, जिससे कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोगुलेटेड होता है। कैसे? सेम प्रोसेस में जैसे अगर आप किसी एग को कुक करें और वो कोगुलेट हो जाता है, उसी तरीके से जो सेल्स हैं, सेल्स के कंपोनेंट जैसे कि प्रोटोप्लाज्म है वो भी कोगुलेट होता है। वो जो है वो इफेक्ट पड़ता है मीथेनॉल का, जिससे कि जो है ऑप्टिक नर्व पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। लीवर में अगर मीथेनॉल बनेगा तो डेथ भी हो सकती है। बढ़ें तो देखिए आगे नोट करने वाली चीज़ें आपके लिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इथेनॉल है ये हमारा एक इंडस्ट्रियल सोलवेंट है। सो इंडस्ट्रियल सोलवेंट होने की वजह से इथेनॉल का जो है मिसयूज ना हो सके, आप इसको कंज्यूम ना करें। क्या करते हैं, इथेनॉल को ड्रिंकिंग से अनफिट बनाने के लिए इसमें मिथेनॉल जैसे पॉइजनस सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि मिथेनॉल इतना पॉइजनस है कि ये स्मॉल क्वांटिटी से भी जो डेथ है वो हो सकती है। इसके अलावा मिथेनॉल को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें, क्योंकि मिथेनॉल जो है हमारा ये कलरलेस सॉल्वेंट है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम हमारे अल्कोहल्स में जो है डाइज वगैरह ऐड करते हैं, उसको ब्लू कलर का कर देते हैं ताकि हम इथेनॉल को जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सके। और इसको हम जो है डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। किसको? जो हमारे ब्लू कलर का अल्कोहल होगा इसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको आप जो है यूज़ नहीं कर सकते ड्रिंकिंग एटसेट्रा जो हमारे प्रोसेस हैं उनके लिए। ये हमारा एक इंडस्ट्रियल सोलवेंट होता है। उसके बाद देखिए आगे बात करें अल्कोहल्स एज ए फ्यूल, यानी अल्कोहल्स का फ्यूल के रूप में कैसे यूज़ किया जा रहा है। सो देखिए जो हमारे शुगर केन प्लांट्स हैं, यानी कि जो शुगर केन यानी हमारा जो गन्ना है उसके जो प्लांट्स हैं, दैट आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं। एंड शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासिस विच इज फर्मेंटेड टू गिव एल्कोहल। यानी शुगर केन जूस से जो मोलासिस प्रिपेयर होता है उसको जब हम फर्मेंट करते हैं तो इथेनॉल यानी अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होता है। एंड नाउ सम कंट्रीज यूजिंग अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, क्योंकि जो हमारा अल्कोहल है ये क्लीनर फ्यूल है, इसीलिए आजकल कुछ कंट्रीज जो हैं वो इसका यूज़ जो है अल्कोहल्स का जो है पेट्रोल्स में मिक्स करने के लिए यानी कि फ्यूल के रूप में कर रही हैं। क्योंकि अगर हम अल्कोहल्स को जो है बर्न करते हैं तो उससे हमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, जो कि इतने ज़्यादा अमाउंट में जो है ये यूँ कहें कि इतने ज़्यादा वाटर के लिए एयर के लिए पोल्यूटेंट नहीं है जितना कि अगर हम कोल या पेट्रोलियम को अगर हम बर्न करें तो उनसे जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं जो कि ज़्यादा पॉइजनस हैं, उनके कंपैरिजन में अगर हम अल्कोहल्स को अगर बर्न करते हैं तो हमें सिर्फ वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स नहीं हैं एयर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है आपकी बुक में वो है इथेनोइक एसिड। सो इथेनोइक एसिड को हम जनरली एसिटिक एसिड के नेम से भी जानते हैं और जो कि कार्बोजाइलिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है। और एक और चीज़ आप नोट करिए, विनेगर जो होता है, विनेगर हमारा क्या होता है, विनेगर एसिटिक एसिड का वाटर में ही एक सॉल्यूशन होता है। यानी अगर हमारे पास वाटर है और उसमें हम टोटल वाटर के अमाउंट का 5 to 8% जो है एसिटिक एसिड को मिक्स करें तो उससे जो हमें है विनेगर मिल जाएगा। एंड विनेगर का यूज़ किस लिए किया जाता है, पिकल्स में प्रिजर्वेटिव के रूप में, यानी कि पिकल्स जो है जो हमारा अचार है उसको ख़राब होने के लिए जो है विनेगर का यूज़ किया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट चीज़ आप नोट किए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। प्योर एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है और इसीलिए इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि सर्दियों के टाइम में, विंटर के टाइम में या कोल्ड क्लाइमेट्स में जो हमारा एसिटिक एसिड है ये फ्रीज हो जाता है। एंड इसके फ्रीज होने की वजह से इसका जो नेम है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें,
सो इट इज ए, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, इट इज ए कलरलेस पिगमेंट स्मेलिंग लिक्विड, यानी कि एक कलरलेस लिक्विड है। उसके अलावा ये जो है वाटर में सभी प्रोपोर्शन में है, आप इसको जो है मिक्स कर सकते हैं, सभी प्रोपोर्शन में वाटर में जो है ये डिज़ोल्व हो जाएगा। और अगर आप इसको जो है ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे तो ये उसका कलर चेंज करके उसको रेड कर देगा। उसके बाद अगर हम इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो देखिए पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल रिएक्शन है इथेनोइक एसिड की, वो है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिससे जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं ईस्टर्स। सो देखिए अगर हम हमारे इथेनोइक एसिड की किसी भी अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल से रिएक्शन करवाएं, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैटालिस्ट के रूप में जो है यूज़ करें और इथेनोइक एसिड की इथेनॉल से जो है रिएक्शन करवाएं, तो उससे हमें इथाइल इथेनोट यानी कि एक तरीके का जो ईस्टर मिलेगा, जो कि हमारा एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, जिसका यूज़ परफ्यूम्स में या फ्लेवरिंग एजेंट्स में, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है, इसकी स्मेल जो काफ़ी अच्छी होती है ईस्टर्स की। तो इस रिएक्शन से जो है ईस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस होता है वाटर। तो इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन है हमारी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन से हमें मिलते हैं सोप। कैसे, क्या करेंगे हम, जो हमारे ये ईस्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया इथाइल इथेनोट ईस्टर्स जो हैं, इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो इससे पहले तो हमें मिलेगा अल्कोहल एंड साथ ही हमें मिलेंगे सोप। तो सोप प्रोड्यूस होने की वजह से इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इथेनॉल की रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो अगर हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाएं सोडियम कार्बोनेट्स या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो इससे क्या क्या प्रोड्यूस होंगे, दैट गिव राइज टू सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी दोनों ही केसेस में, चाहे इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से हो, चाहे इथेनोइक रिएक्शन जो है इथेनोइक एसिड इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हो, दोनों ही केसेस में एक तो हमें मिलेगा इथेनोइक या इथेन का जो भी है हमारा सोडियम के साथ सोल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी दोनों ही रिएक्शंस में। उसके बाद इथेनोइक एसिड के दो यूजेस आपको यहाँ देखिए नीचे दिए हुए हैं। इथेनोइक एसिड कैन बी यूज्ड एज ए विनेगर एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स एंड एसिटाइल क्लोराइड्स, यानी कि ईस्टर्स की प्रिपरेशन में या फिर एसिटाइल क्लोराइड्स की प्रिपरेशन में एक रॉ मटेरियल के रूप में जो है इथेनोइक एसिड का यूज़ किया जा सकता है। कैसे, ईस्टर्स की फॉर्मेशन अभी हम पहले देख चुके हैं, जिसमें जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट या मेन रॉ मटेरियल था वो हमारा इथेनोइक एसिड ही था। उसके बाद देखिए हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस है, आपके चैप्टर में दिया हुआ है। सो देखिए ऐसा वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप रैपिडली इज कॉल्ड हार्ड वाटर, यानी कि अगर हम किसी वाटर में जो सोप है उसको सोप को मिक्स करें बट जो फोम हो या झाग या लेदर जो होता है वो प्रोड्यूस ना हो, तो उस वाटर को हम कहेंगे हार्ड वाटर। और ऐसा वाटर जिसमें जो है सोप अगर हम मिक्स करें और लेदर प्रोड्यूस हो, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। और हमारा जो वाटर है ये हार्ड क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स या हमारे जो क्लोराइड्स हैं, अगर ये वाटर में मिक्स हो जाए तो हमारा जो वाटर है ये हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो सोप है उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो भी जो झाग या फोम या लीथल जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उसके बाद देखिए आपके चैप्टर में दिया हुआ है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बीच में डिफरेंस। तो देखिए जो सोप्स हैं ये हमारे लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होते हैं सोडियम सोल्ट्स के, ठीक है। बट जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं ये लॉन्ग चेन है सोडियम सोल्ट्स के, किसमें, बेंजेनोइक सल्फोनिक एसिड्स। ये हमारे फैटी एसिड्स हैं और ये हमारे हैं बेंजेनोइक सल्फोनिक एसिड्स। उसके बाद देखिए जो सोप की क्लीनिंग प्रॉपर्टी है या क्लिनजिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी पुअर होती है एज कम्पेयर टू डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स की जो क्लिनजिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है।
सोप्स के कंपैरिजन में। सो जो सोप्स हैं ये हार्ड वाटर में, अभी मैंने हमने ऊपर पढ़ा था, जो है फोम प्रोड्यूस या लीथल प्रोड्यूस नहीं करते। सो ये हार्ड वाटर में क्लीनिंग या क्लिनजिंग के लिए सूटेबल नहीं है। बट डिटर्जेंट्स के केस में क्या है, डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी फोम को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। और जो ये हार्ड वाटर में भी जो है क्लींजिंग या क्लीनिंग के प्रोसेस में हम डिटर्जेंट्स का यूज कर सकते हैं। और देखिए सोप की प्रिपरेशन में जो है वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट का यूज किया जाता है, जबकि जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं ये हम बनाते हैं कोल और पेट्रोलियम की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए हमारा जो हमारे सोप हैं ये बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से जो ये हैं ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वाटर पोल्यूशन जो है उसमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, वाटर को पोल्यूट नहीं करते। बट जो डिटर्जेंट्स हैं दे आर नो बायोडिग्रेडेबल, यानी कि अगर आप डिटर्जेंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वाटर में जो है फॉस्फेट्स जो हमारे डिटर्जेंट में प्रेजेंट है वो मिक्स होता है, और जो हमारा वाटर है उनके पोल्यूशन का एक मेन इश्यू जो है वो डिटर्जेंट्स भी हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी सोप जो है वो क्लीनिंग कैसे करता है। तो देखिए जितने भी हमारे सोप्स हैं या डिटर्जेंट्स हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा इनका देखिए यहाँ दिया हुआ है कुछ इस तरीके का होगा, एक होगा हाइड्रोफिलिक एंड और एक होगा हाइड्रोफोबिक एंड। दो एंड्स होंगे, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एंड जो कि वाटर रिपेलिंग होता है, और एक आयनिक पार्ट होता है जो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, जिसे हाइड्रोफिलिक एंड के नाम से जानते हैं। सो जो कि हमारा देखिए हाइड्रोकार्बन पार्ट का जो सोप मॉलिक्यूल्स का ऐसा पार्ट है जो वाटर अट्रैक्टिव होता है, वो क्या करता है, देखिए ये देखिए यहाँ फिगर में आपको दिखाया हुआ है, जो हाइड्रोफोबिक एंड है हमारा, हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा एंड, वाटर रिपेलिंग। ये क्या करता है, ये सोप मॉलिक्यूल्स का जो ये एंड है हमारा, ये ऑयल या फिर डर्ट के साथ जो है कंबाइन होता है, लिंक होता है, जिससे कि देखिए ये देखिए कुछ इस तरीके का स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये सभी एंड्स यहाँ जो फिगर में दिखाया हुआ है हाइड्रोफोबिक एंड, ये कुछ इस तरीके से ऑयल या डर्ट के साथ जो है कंबाइन हो जाते हैं, एक ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मिसेल्स। अगर एग्जाम में आए मिसेल्स की फॉर्मेशन तो आप लिख सकते हैं कि जो सोप्स हैं हमारे, सोप्स का जो हाइड्रोफोबिक एंड है जो कि वाटर रिपेलिंग है, ये साहब जो क्या करते हैं, कुछ इस फिगर की तरीके से आप फिगर भी बना सकते हैं, ऑयल या डर्ट के साथ जो है लिंक करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के साथ, और जो है उनको रिमूव कर देते हैं। आप कपड़े को या जिस चीज़ को वॉश करना चाहते हैं उससे ऑयल या डर्ट को रिमूव कर देते हैं, और डर्ट को जो है वाटर में डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो कपड़े हैं हमारे वो काफ़ी अच्छे से वॉश हो जाते हैं। सो यहाँ से हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।